दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर हमने प्रिंट निकलवाया है आप लोग को आसानी के लिए, तो यहाँ से देखिए और अपना सॉल्व करते चलिए, आपका कितना सही होता है। गीतांजलि ने एक माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे, उसके पास 10 मोतियों के पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थे। 10 मोतियों के पैकेट खरीदने पर 1 रुपये का कम देना पड़ता था। 10 मोतियों के पैकेट खरीदेगी तो 1 रुपये कम देना पड़ता था। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यदि उसे अधिकतम संभव छूट मिलती है तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए होंगे। तो आपको बताना है, यहाँ पर 49 दिया गया है, यहाँ पर 32 दिया गया है, यहाँ पर 36, यहाँ पर 40। तो यहाँ पर जैसे देखिए कैसे लगाना है आपको, यहाँ पर जैसे दिया गया है, यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 98 होती है। ठीक, अब 50 पैसे की एक मोती खरीदा है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे अगर जब 50 पैसे की एक मोती खरीदी है तो 50 पैसे की जब 10 पैकेट खरीदेगी तो कितने देना पड़ेगा, तो 5 रुपये का होगा। तो जब 5 रुपये का जब एक पैकेट होगा तो जब पैकेट पर 1 रुपये का यहाँ पर छूट मिल रहा है, तो जब 1 रुपये का छूट मिलेगा तो यानी पैकेट 4 रुपये का पड़ेगा। तो जब 4 रुपये का पड़ेगा तो 10 पैकेट में से जब वो हो लिया तो सब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98 होता है। तो 9 पैकेट जब 9 में से 4 रुपये का एक पैकेट पड़ा है तो 9 चौक 36 रुपये, और 50 पैसे का जब 8 मोती उसने 50 पैसे के दर से लिया तो यानी 4 रुपये का ये लिया, 4 रुपये का ये मोती हो गया। तो 9 चौक 36 प्लस 4 बराबर 40, दोनों का जो ऐड कर देंगे तो 40 रुपये का यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो है चौथा सही हो जाएगा 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर यहाँ पर पूछा गया था, जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या मिलता है। तो आपको यहाँ पर बताना है 0 या वह संख्या स्वयं या 1 या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यहाँ दिया गया है, अंक 0 1 4 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो 0 1 4 ये अंक दिया गया है, वहाँ पर दिया है ये। अब यहाँ पर 0 1 0 4 यानी 1047 सबसे छोटी संख्या बनेगी उसका, और सबसे बड़ा संख्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर 7 जब इसको कर देंगे 7 4 1 यानी 7410 बनेगा। तो सबसे बड़ी संख्या यह हो बन जाएगा और सबसे छोटी संख्या यह बन जाएगा। अब दोनों का अंतर करेंगे तो 7410 में से जब घटाएंगे कितना 1047, तो बचेगा कितना, ये घटाएंगे आप लोग तो 63 आ जाएगा। तो आंसर जो है बात यहाँ पर तीसरे का पहला सही हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर ज्ञात करना था। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर जब निकालेंगे इसका 3/4 को, तो 3 को अंदर करेंगे तो यहाँ पर करेंगे जब भाग देंगे तो कितना आएगा 7.5। इसी तरह जब सब निकालेंगे तो इसका देखिए हमने लिख दिया है, इसका यहाँ पर 7.5 आया, इसका अगर निकालेंगे तो 0.5 आएगा, इसका निकालेंगे तो 0.2 आएगा, इसका निकालेंगे तो 0.66 आएगा। ठीक, और ये इसका आएगा 3/5 का 0.60, और इसका आ जाएगा 0.83। तो यहाँ पर सबसे छोटा और बड़ा का अंतर पूछा रहा है, सबसे बड़ा यह हो जाएगा। ठीक, और सबसे छोटा ये हो जाएगा 0.25, और 0.83 तीसरा हो जाएगा। तो जब अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, इसका अंतर करेंगे तो 12 एलसीएम ले लेंगे तो इधर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 5 बराबर 10, यहाँ पर 10 - 3 बटे यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 12, तो 7/12 देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पर चौथे ऑप्शन में बन रहा है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर यहाँ दिया गया था दोस्तों कि फलों के कुछ प्रति किलोग्राम में नीचे दिया गया है, जैसे आम यहाँ पर 80 रुपये 60 पैसा दिया गया है, सेब का दाम दिया गया है 120 रुपये 50 पैसे, तरबूज का दाम दिया गया है 22 रुपये 50 पैसे, अंगूर का दाम दिया गया है 110 रुपये 40 पैसे। अब आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर स्नेहा ने 3.5 kg क्या खरीदा, तरबूज खरीदा। तो यहाँ पर तरबूज खरीदा 3.5 किलोग्राम से 22 रुपये इसका दाम है, ये देखिए यहाँ पर 22 रुपये 50 पैसे, तो इसका इंटू करके निकालेंगे तो इतना आ जाएगा 78.75। अब इसी तरह 2 kg आम खरीदी है, तो 2 kg आम का दाम 1 kg आम का दाम कितना है, तो यहाँ पर 80 रुपये 60 पैसे, तो 2 × 80 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 161.20 रुपये आ जाएगा, ये आम का आ जाएगा। और दोस्तों इसी तरह क्या लिया है उसने, आम के बाद सेब खरीदा है कितना 3/4 की ग्रा खरीदा है सेब, यानी 1.5 kg सेब खरीदा है। ठीक, अब इसका दाम कितना है 1.5 गुणे एक सेब कितना है, तो सेब है 120 रुपये 50 पैसे, 120.5 गुणे, अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा
180.75। ठीक। अब इसी तरह उसने अंगूर खरीदा है। अंगूर कितना खरीदा है? 3/4 किग्रा। 3/4 किग्रा अंगूर खरीदा है। यहाँ पर अंगूर कितना खरीदा है? 3/4 kg गुड़े कितने कितने रुपए किलो है? यहाँ पर अंगूर 110, तो बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 गुड़े 110.40 बराबर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 82.8 रुपये 8 पैसे। ये निकालेंगे तो आ जाएगा। अब इतने सारे को जोड़ लेंगे और 2000 को उसने नोट दिया है, तो जब इसको काउंट करेंगे तो कितना आएगा? चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर तरबूज का कितना आया? 78.75। और सेब का कितना आ गया? ये आम का तो 161.220। और ये सेब 180.75। और ये अंगूर कितना हो गया? अंगूर 82 हो गया, 82 8 पैसे। तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? तो इसको जोड़ेंगे 503.50 इतना आया। अब इसमें से 2000 घटा देंगे, तो 2000 में से जब उसने 2000 का नोट दिया था दुकानदार को, तो इसमें 503 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1496.50। तो ये ऑप्शन संख्या दूसरे में बन रहा है, यानी उसको इतना रुपये वापस मिलेगा। तो इसका सही उत्तर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखते हैं। 6 नंबर पूछा गया था यहाँ पर, स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चाक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चाक उठानी थी। हीना, लीना, बीना, बीजू और मिगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। हीना के पास मिग्गी से ज़्यादा चाक थे। क्या? हीना के पास मिग्गी से ज़्यादा थे, और मिग्गी बीना से ज़्यादा चाक इकट्ठा नहीं कर सकती। लीना को बीना से कम और मिग्गी से ज़्यादा चाक मिली। बीजू विजेता है, लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है। दूसरा पुरस्कार किसे मिलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, बीना को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर यहाँ दिया गया है। 0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं होंगी? तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर दिया गया है। इधर प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इधर। तो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज ABC निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है ABC, ठीक, ABC, ठीक दिया गया है। अब आपको बताना है एक त्रिभुज में कोण B बराबर 90 डिग्री है। इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर भुजाओं और 4 सेमी भुजाएं वाले एक आयत है के क्षेत्रफल के समान है। कर्ण और आधार के बीच का अंतर आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। 6 सेमी और कर्ण और लंब के बीच का अंतर 3 सेमी। त्रिभुज ABC के कर्ण की माप के लिए दिए गए सही विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन इधर दिया गया है, आपको बताना है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन एक दिया गया डेटा पर्याप्त है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, तो ये पर्याप्त नहीं है, तो ये कट जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 दिया गया डेटा पर्याप्त है। तो कथन 2 डेटा क्या कह रहा है? कर्ण और आधार के बीच 6 सेमी का सेमी और कर्ण और लंब के बीच 3 का अंतर। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक साथ दोनों कथनों 1 और 2 में डेटा आवश्यक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक साथ दोनों कथनों 1 और 2 में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है। एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है, वह आकृति नहीं हो सकती। तो कौन सा नहीं हो सकती है? तो वह त्रिकोणीय प्रिज्म नहीं हो सकती। तो इसका सही उत्तर घन तो हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता त्रिकोण। चतुर्थ घन में जो होता है, ये देखिए घन बन जाता है इस तरह से, तो ये चतुष्फलकी हो जाएगा। अष्टफलक में भी ऐसे बनाएंगे तो 8 फलक बन जाएगा, लेकिन त्रिकोण में तो ऐसे बनेगा ना, तो यही नहीं है, त्रिकोण में प्रिज्म नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है यहाँ पर, एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेमी है और उसका परिमाप जो है 58 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, आपको बताना है। जिसे दिया गया है, क्या दिया गया है? एक क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है? 208 सेंटीमीटर। तो यानी क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है,
यानी L प्लस B। तो लंबाई कितना दिया गया है 208 दिया गया है। और परिमाप क्या होता है, और परिमाप दिया गया है 58 सेंटीमीटर। परिमाप होता है 2 प्लस L प्लस B। तो ये होता है इसका सूत्र, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कितना दिया गया है 58 दिया गया है, यह 58 दिया गया है। अब इसको जब इसको सूत्र में रखेंगे तो 2 से जब ये इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, ठीक। तो 2 से जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 29 दूना 29 हो जाएगा, ठीक 29। अब ये कह रहा है प्रश्न उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो जब इसका हम करेंगे तो यहाँ पर जोड़ना है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है कि नहीं। जो दोनों को जब जोड़ेंगे इस ऑप्शन से हम जोड़ लेते हैं। 14 दूना 28 ये नहीं कर रहा है। और ये देखिए 15 13 और 16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 10 26 3 29, ये सही हो जाएगा, ये कट जाएगा, 29 आ रहा है। और ये देखिए 14 15 29 ये भी आ रहा है। और ये 13 और 16 ये भी 29 आ रहा है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 16 प्लस 13, 16 प्लस 13। तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन संख्या दूसरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है। मंगलवार को दो दीवार पर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे यानी रात 9 बजे चालू हो जाती है। दोनों दीवार पर घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती हैं। दूसरी दीवार की घड़ी पर कितने बजे होंगे यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है और बुधवार को सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित करती है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक घड़ी है कि ये एक घड़ी ये है, ठीक। एक घड़ी में कितना बजा है, तो ये 1 घंटे में 3 मिनट हो जाती है फास्ट। 1 घंटे में 3 मिनट प्लस हो जाता है। और ये 1 घंटे में 5 मिनट प्लस हो जाता है, 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाता है। अब बताना है आपको सुबह 6:21 से कितना यहाँ पर दिया गया है 6:27 से। तो 6:27 पर आपको बताना है। तो यहाँ पर 3 जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 घंटे उधर हो जाएगा, 3 घंटे ये, और मतलब 9 3 12 होगा तभी तो 12 बजेगा। फिर उसके बाद 6 घंटे ये हो जाएगा, 6 बज के कितने मिनट पर 27 मिनट पे। तो 6 3 9, 9 घंटा हो गया, 9 घंटा हो गया ये। अब 27 मिनट दिया है तो 9 घंटे 9 3 27, 3 मिनट बढ़ जाता है ये, यानी तो 27 मिनट बढ़ जाते हैं इस घड़ी वाले में, 3 मिनट जो बढ़ता है। तो 9 घंटा 27 मिनट, तो यानी 9 गुणे 3 करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। यानी ये 9 घंटे में 27 मिनट बढ़ता है। तो जब ये 5 मिनट बढ़ता है तो 9 गुणे जब 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 मिनट बढ़ जाएगा, 45 मिनट बढ़ जाएगा। तो यानी 45 बज के यानी 6:45 हो जाएगा। दूसरी घड़ी में कितना हो जाएगा 6:45। ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 मिनट बढ़ता है तो 27 मिनट हो जाता है। और ये 5 मिनट 9 बचे 45, तो 5 9 बचे 45 हो जाएगा, तो यानी 45 मिनट बढ़ जाएगा, तो यानी 6:45 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन संख्या यहाँ पर 11 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है। शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। न्यूनतम किराया 25 रुपये है 1.5 किलोमीटर तक चलने का, ठीक। न्यूनतम किराया 1.5 किलोमीटर चलेगा तो 25 रुपये हो जाएगा। और फिर उसके बाद दिया गया है 1.5 किलोमीटर से अधिक के लिए 9 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर। राजू के घर से जाने के लिए शहरों से ऑटो रिक्शा का से लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने में के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 1.5 किलोमीटर चलने का 25 रुपये और प्रति किलोमीटर चलने का 9.5 रुपये है। तो उसने जो है 7.5 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर जैसे निकालेंगे कितना हो जाएगा, कितना 1.5 किलोमीटर तो वो चल चुका है, तो यानी 6 किलोमीटर का निकालेंगे। 6 किलोमीटर में 9 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, 9.5 का। तो जब गुणा करेंगे तो यह 6 5 30 और ये 0 हो गया, और 9 6 54, 54 3 57, 57 पॉइंट यहाँ आ गया, ये हो गया 57। और प्लस जो है कितना कह रहा है, प्लस जो है कितना 1.5 रुपये के दे रहा है 12, ये 57 प्लस 25 रुपये ये दे रहा है 1.5 किलोमीटर का 25, तो 0 9 7, यानी ये 7 5 12 कहीं 2 हासिल लगा 1 5 2 7 1 8 82 रुपये हो रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला उत्तर सही हो जाएगा, 82 रुपये उसको देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
13 13 नंबर दिया गया है यहाँ पर। अगली संख्या आपको पहचान करना है। अगली संख्या पहचानिए। 2 3 4 6 6 9 8 12 10। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या भरा जाएगा, यहाँ पर ये बताना है आपको इसमें क्या भरा जाएगा। तो किस तरह से भरेंगे, तो जैसे देखिए ये यहाँ पर कितना ऐड कर रहा है, 2 2 दूना 4 प्लस 2 कर रहा है। यहाँ पर कितना कर रहा है, फिर इसमें प्लस 2 कर रहा है, प्लस 2, फिर यहाँ से 2, फिर प्लस 2 कर रहा है, यहाँ से फिर प्लस 2। अब ऊपर से देखते हैं, 3 प्लस 3, यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है, 6 हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गया, प्लस 3 जोड़ा। अब यहाँ पर 9 और प्लस 3 12 हो गया। अब 12 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 15। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा। इस तरह से लगेगा। ऊपर जो है 3 3 ऐड हुआ है, नीचे जो है 2 2। तो अगली संख्या जो हो जाएगा 15। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया गया है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थी की लंबाई इस प्रकार है। 128 सेमी, 124 सेमी, 131 सेमी या 124 सेमी, 130 सेमी, 126, 128 सेंटीमीटर और 124 सेंटीमीटर, 130 दिया गया है। अब आपको बताना है मीडियन, माध्य प्लस मोड, माध्य प्लस बहुलक बताना है। यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जैसे हम लिख लेते हैं, पहले इसको या इसको लिख लेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। तो हम चलिए लिख लेते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। 124 प्लस कितनी बार दिया गया है, 124 और कितनी बार दिया गया है यहाँ पर, तो 3 बार दिया गया है। 124 और प्लस 124, तो 3 बार दिया गया है। अब अगला कह रहा है फिर अगली बार कितना दिया गया है, 126 कितनी बार दिया गया है, तो 126 यहाँ पर एक बार दिया गया है, प्लस 126 एक बार दिया गया है। और फिर उसके बाद 128 3 बार दिया गया है। यहाँ पर देखिए 128 और 128 2 बार दिया गया है, प्लस 128 प्लस 128 और उसके बाद 130 2 बार दिया गया है, 130 प्लस 130 प्लस 131। तो अब इसका हम क्या करेंगे, तो इसको जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है मीडियन, यानी मीड मतलब जो पूछा जा रहा है तो माध्य होगा। इधर से एक अंक काटेंगे, इधर से एक, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, तो यानी यह मीड में आया। तो 128 आ गया मीड में। 128 ये सूत्र है, जैसे देखिए 128 माध्य दिया है, 128 आ गया बीच में, फिर प्लस क्या है मीड मतलब मोड मतलब बहुलक कौन सा है, तो 3 बार यही 124 आया है, तो इसको लिख देंगे 124 बटे फिर दिया गया है फिर 128 बटे 124। यहाँ पर माइनस है, ऊपर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 8 4 12 कहीं 2 हासिल लग गया 1 4 2 4 4 1 5 और 1 1 2, यानी 252 बटे यहाँ पर 128 में से 124 घटाएंगे तो 4। अब इसका डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये इसको कटा देंगे, 4 छंग 24 एक बचा 4 3 12 यानी 63 आ गया। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया गया है। 15 नंबर यहाँ दिया गया है, एक 120 सेमी लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपको बताना है क्या दिया गया है, एक आयत दिया गया है। यहाँ पर ये आयत हो गया, आयत कितना दिया गया है 31 और कह रहा है 120 सेंटीमीटर। तो 100 परिमाप दिया गया है 120, परिमाप कितना दिया गया है 120 और दिया है, इसका सूत्र होता है जैसा कि आप जानते हैं, और ये होता है a+2। तो यहाँ पर परिमाप का सूत्र होता है 2l + b दिया गया है बराबर कितना 120। अब इसको l प्लस b बराबर करेंगे 120 बटे, जब इधर से ये 2 आ जाएगा तो यहाँ पर भाग हो जाएगा, इधर गुणा हो रहा था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसको कटाएंगे तो 60 बार में हो जाएगा। अब इसको a दिया गया है, यहाँ पर a+2 + a दिया गया है बराबर कितना हो गया 60। अब ये a बराबर कितना हो गया, ये a 2a बराबर 60 माइनस 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 58 बटे 2, यानी ये कट जाएगा कितने से 29 से। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना दिया गया है, ये दिया गया है 31 29 + 2 31 हो गया, 31 गुणे 29 हो गया बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे तो 1 9 9 और 1 9 9 और 3 3 दूना 6 8 899, ये हो जाएगा 899 वर्ग सेंटीमीटर।
तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है। कक्षा 1 में गणित पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर, बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे, ये गलत है। बच्चे समुच्चयन के रूप में योग की समझ को विकसित करेंगे, तो ये समुच्चय बना था। यहाँ पर ये 3 बच्चे थे, तो ये यहाँ पर यही उत्तर सही हो जाएगा। ये बच्चों के न्यूनतम रूप घटाव समझ नहीं, ये भी नहीं होगा। संवर्धन का न्यूनतीकरण व्युत्क्रम, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 16 का सही उत्तर, बच्चे समुच्चयन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक आकलन में डैश सम्मिलित है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा। गणित में सामान्य त्रुटि की पहचानना, या गणित अधिगम में कमियां पहचान और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, या छात्रों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण करना, कार्यविधिक ज्ञान को जांचना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, जो है गणित में कमियां पहचान और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। ये प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक आकलन का सम्मिलित है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? ये नहीं है पूछा जा रहा है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है यहाँ पर, यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है, ये दिया गया है। और ये नहीं हो, ये हो सकता है। यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है। इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य विशेष से की ओर अग्रसर होता है। इस विधि में अभिन्नात्मक अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है यहाँ पर, गणित की पदानुक्रमित प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, संरचित और संबंधित है। निम्न कथनों में कौन सा या से उसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। ये विकल्प कह रहा है योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, या दूसरा बी कह रहा है योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तीसरा कह रहा है गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। डी कह रहा है संख्या ज्ञान का विकास योग और व्याकरण की अवधारणा से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर 19 का कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो 19 का सही ऑप्शन यहाँ पर केवल ए और डी सही है, बाकी बी और सी गलत है। तो यहाँ पर सही उत्तर 19 का दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 नंबर दिया गया है। उच्च प्राथमिक की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, यह निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकता है? आपको बताना है। छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर होते हैं। गणित एक बहुत ही कठिन विषय है जो छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं लिंग पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर कौन सा होगा। तो 20 का सही उत्तर केवल सी सही होगा, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं लिंग पर आधारित होता है, यह जो है सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, आपको बताना है। कक्षा का अवलोकन या मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण या छात्रों का लिखित कार्य या संचयी और उपाख्यानात्मक अभिलेख, या ये कह रहा है योग्यता परीक्षण। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या केवल ये सही है, योग्यता परीक्षण नहीं है। योग्यता परीक्षण नहीं होगा, बाकी सब सही है, तो जो सही है वही गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। 24 गुणे 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करता है। 30 + 4 × 6, 30 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 6 को 180 + 124 = 204। उपयुक्त प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी को गुणन का आधारणात्मक ज्ञान है और वह उसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है, या बी कह रहा है दूसरा, यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को इसके उपयोग के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर कौन सा होगा? 22 का सही उत्तर पहला ही हो जाएगा। विद्यार्थियों को गुणन की अवधारणात्मक ज्ञान है, वह उसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने के सक्षम नहीं है। विद्यार्थियों का गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है, नहीं है, तो है यहाँ पर 22 का सही उत्तर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर यहाँ दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित के आकार रिक्त
रिक्त स्थान और माप के प्रशिक्षण से जुड़े हैं, बताना है आपको। यहाँ पर ये कह रहा है समितियाँ खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, या दूसरा कह रहा है सांख्यिकीकरण अंकगणिती यानी अंकों को अवधारणात्मक जैसे क्षेत्रफल परिमाप आदि से जोड़ना। सी कह रहा है शिक्षार्थियों को प्रारंभिक अंकगणित को बढ़ावा देना। डी कह रहा है केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना। सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा। ए बी सी सही है, डी नहीं सही है। तो यहाँ पर केवल लग गया है इसलिए ये कट जाएगा। इस तरह से ए बी सी सही है, तो ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 बात करते हैं। 24 नंबर दिया गया है सुक्त गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ है, आपको बताना है 24 का सही उत्तर कौन सा होगा। यहाँ पर कह रहा है बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है, या घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जाता है। और सी कह रहा है तीसरा अधिगम गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशलों में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है जब बच्चे को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? 4 ऑप्शन में से बताना है। बच्चे के शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते और छुटकारा पाना चाहते हैं। बी कह रहा है दूसरा शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों को दुर्भक्ति होती है। और तीसरा कह रहा है बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। चौथा कह रहा है बच्चे आलसी हैं, प्रश्नों को पढ़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा। बच्चे में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 दिया गया है प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियों पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों को एक निश्चित क्रम तैयार किया है। उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहला जो हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा। इसका पहला हो जाएगा छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र यानी कट आउट दिए गए और उन्हें कहा गया कि वे इसके लिए एक समान की सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचानें। तो यानी पहले पहचान करना है। फिर बी कह रहा है छात्रों को अपने आसपास की द्विआयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करें, तो चिन्हित करें। ए कह रहा है छात्रों को भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। फिर ए हो जाएगा। फिर डी छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ पर इसका कक्षा के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। वह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा? अनुमान या मार्गदर्शन यानी दृश्यीकरण या निरूपण। सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर 27 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या बी सी सही हो जाएगा, मार्गदर्शन, दृश्यीकरण और निरूपण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर यहाँ दिया गया है एक व्यवकलन प्रश्न 83 से 56 का कुछ प्रश्न छात्रों के उत्तर दिया, यानी 33 छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि का संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, संख्याओं के पुनर्समूह रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए अस्थायी मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना। तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। 29 नंबर दिया गया है। 29 नंबर को आपका बताना है। यहाँ पर कक्षा में प्रकट भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा या से अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या जो है ए और डी सही होगा, यानी अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करना और तुलना करना। और डी कह रहा है पदार्थों को अध्यारोपित करना और तुलना करना। ये मानक इकाइयों का प्रयोग करना या अपना तुलना करना जो है गलत हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा। मापन कर तुलना करना ये भी कट जाएगा। तो ए और डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से कौन सा या से सही है? प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है। ए कह रहा है ये सही है, और बी कह रहा है केवल ये कट जाएगा। सी कह रहा है मानसिक परिकल्पना कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक अनौपचारिक रणनीति का प्रयोग करना। तो ए सी सी सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहा 30 प्रश्न। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।